निरपेक्षीय विमर्श की सशक्त आवाज लोकनाथ के सौजन्य से आयोजित आज का चीन साम्यवादी या पूंजीवादी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस विषय पर आज के वक्ता हैं आदरणीय सत्येंद्र रंजन जी। आप प्रख्यात पत्रकार हैं और सब लोग आपसे परिचित हैं। कुछ दिनों पूर्व लोकनाथ द्वारा आयोजित श्रीलंका के कर्ज संकट अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ विषयक गोष्ठी में आपकी वाग्मिता के से परिचित हो चुके हैं लोग। अतः बिना किसी भूमिका के आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मैं तुमसे किसी कोण या किसी झुकाव पर नहीं मिलना चाहता। मैं चाहता हूं मध्याह्न के सूर्य की तरह तुम मुझसे सीधे मिलो। तो आदरणीय सत्येंद्र रंजन जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो विषय है इस पर आने के पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन, एक स्पष्टीकरण मैं दे दूं कि आज हम लोग जो बातचीत करेंगे उसमें भारत और चीन के जो संबंध हैं उसकी चर्चा नहीं करेंगे और इससे संबंधित किसी सवाल का भी जवाब आज मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि ये एक पूरी तरह से एक अलग विषय है और ये एक संवेदनशील विषय है। हम लोग सभी जानते हैं जो अपने देश में जो माहौल है, जो स्थितियां हैं, लोगों की जो मनोदशा है, उसमें चीन को लेकर एक खास तरह की भावना होती है, जो स्वाभाविक भी है। उसका एक लंबा इतिहास है, युद्ध हो चुका है, बार बार संबंधों में तनाव आते रहते हैं। तो इसलिए इस विषय पर कोई ऐसी बात कहना बहुत ही छोटे में उसका गलत मतलब जा सकता है। भारत चीन संबंध के बारे में मेरी अपनी समझ है और मुझे उसे कहने में मुझे कोई ऐसा नहीं है कि कोई हिचक होती है, लेकिन वो एक अलग पूरे विषय के रूप में जब बात होती है तो समग्रता से आती है। आज हम लोग भारत और चीन के संबंधों से जुड़े हुए किसी पहलू की चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारा जो विषय है, जो आप लोगों ने मुझे दिया है, वो है आज का चीन साम्यवादी या पूंजीवादी, कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट। मैं इसमें थोड़ा सा सुधार करके बात आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि कम्युनिस्ट तो अभी दुनिया में कोई भी सिस्टम ने अपने को क्लेम नहीं किया है कि वो कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट उसका आइडियल है, उसका आदर्श है। चीन में जो पार्टी सत्ता में है वो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। वो कम्युनिस्ट विचारधारा में यकीन करती है, जैसा कि वो कहती है, और वो साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहती है, जो मार्क्सवाद लेनिनवाद की जो समझ है उसके तहत जब साम्यवाद आएगा, जब कम्युनिज्म आएगा, तो क्लासलेस और स्टेटलेस, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज बन जाएगा। तब कोई स्टेट और चूंकि कोई क्लास नहीं होगा तो स्टेट की भी जरूरत नहीं होगी। और उस परिस्थिति में एक जो कल्पना है या यूटोपिया है या सचमुच ऐसा कभी होगा, जब कभी होगा वो अभी इतिहास में, जो आने वाला इतिहास है उसमें बहुत दूर की मंजिल है। इसलिए जो सही शब्द है वो है समाजवादी। हालांकि जो अगर, और इस बात पर भी जो समाजवादी जो शब्द है और जो पूंजीवादी शब्द है, इसकी जो मार्क्सवादी लेनिनवादी समझ है, हम लोग उसी समझ को ध्यान में रखकर बात करेंगे, क्योंकि जो समाजवाद के कई धाराएं हैं, बहुत से अलग अलग धाराओं के जो विचारक रहे हैं या जो चिंतक रहे हैं या राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने उसकी अलग अलग ढंग से परिभाषा की है। तो वो उन परिभाषाओं को हम यहाँ नहीं लाएंगे, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि उनकी परिभाषा में हो सकता है कि एक पूरी ही दूसरी समझ व्यक्त होती है। तो हम यहाँ जो आज की चर्चा करेंगे, जब हम समाजवाद कहेंगे या पूंजीवाद कहेंगे, तो उसका जो मतलब, जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थॉट प्रोसेस में समझा जाता है, वही होगा। ये दो बातें पहले साफ कर लेने की आवश्यकता थी। अब उसके बाद हम लोग मुख्य विषय पे आते हैं, और मैं बार बार इसको समाजवादी या पूंजीवादी इस अर्थ में मैं इसको लेकर के चलूंगा। ये जो बहस है दुनिया में आज काफी
जैसे जैसे चीन का रुतबा बढ़ता गया है दुनिया में, जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय धुरी के रूप में कायम होता गया है, ये बहस भी उतनी ही तीखी शार्प होती गई है। क्योंकि ये जो जो चीन है, जो एक दुनिया में जिस पहचान और जिस अपनी व्यवस्था के साथ आज वजूद में है, अस्तित्व में है, आखिर वो क्या है, किस व्यवस्था के साथ है। तो इस पर जब बात आती है तो एक एक तो प्रतिक्रिया होती है कि ये चीन ने अपने को पूंजीवादी रास्ते पर चलते हुए वो यहाँ पहुंचा है। चीन का उसमें क्या कहना है ये भी हम लोग देखेंगे। तो आज जो बातचीत में पहली बात पर तो हम लोग ये गौर करेंगे कि ये बहस है क्या, जो बहस में दोनों तरफ के जो तर्क हैं, जो उनकी दलीलें हैं, वो क्या हैं, उस पर गौर करेंगे। यानी जो जो लोग चीन को समाजवादी मानते हैं वो वैसा किन तर्कों के आधार पर मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुका है, उनका ऐसा मानने का क्या आधार होता है। इसके बाद में आखिर में मैं अपनी जो समझ है मैं रखूंगा कि मैं इसमें इन दोनों ही दलीलों में से मैं किससे ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ, किससे मेरी ज़्यादा सहमति है। तो उस जब तक मैं उस कंक्लूडिंग पार्ट तक आने के पहले मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो एक तरह की रिपोर्टिंग है। मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूँ कि ये चर्चा आज दुनिया में किस ढंग से चल रही है। अगर आज हम लोग इस बात को देखें तो दुनिया में जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों के जो 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 लेफ्टिस्ट फोर्सेस हैं, जो अपने को लेफ्टिस्ट कहती हैं, और बहुत से जो वहाँ के अपने को मार्क्सिस्ट कहने वाले, या जो दुनिया में भी जिनको बहुत से लोग मानते हैं कि ये मार्क्सिस्ट विचारक हैं, मार्क्सवादी विचारक हैं, उनमें एक तबका उनका है जो ये मानता है कि चीन का समाजवाद से अब कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम लोग अपने देश के भीतर भी देखें तो यह प्रतिक्रिया हम लोगों को सुनने को मिलती है। और एक्चुअली सही वास्तव में आज जो ये चर्चा हुई है इसकी जड़ भी, जब मैं पिछली बार आप लोगों के बीच में आया था श्रीलंका के बारे में बात करने के लिए, श्रीलंका के कर्ज संकट में चीन के हिस्से की जब चर्चा आई थी तो यहीं पर एक साथी ने चीन को लेकर उसके समाजवादी या पूंजीवादी होने का सवाल उठाया था, और तब ये बात हुई थी कि चूंकि ये बहुत बड़ा सवाल है तो इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन वह सवाल उठा तो यह बताता है कि यह सवाल कैसे लोगों के दिमाग में है। अभी पिछले साल 1 जुलाई को, यानी 2021 की 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हुए। उस मौके पे चीन में बहुत बड़ा समारोह हुआ, लेकिन उस मौके पर भारत में जो अपने को कम्युनिस्ट कहने वाली ताकतें हैं, उनकी जो उनका जो रिएक्शन रहा, उन्होंने जो बातें उस मौके पर कही, उस पर भी अगर हम लोग गौर करें तो फिर एक बार यही साफ होता है कि इस सवाल पर बहुत ही ज्यादा मतभेद है। जैसे जब वो चीज हो रही थी तो एक सीपीआई एमएल के एक गुट के एक जो एक्टिविस्ट हैं उनसे मैंने पूछा कि इस मौके पर आप लोगों ने कोई आयोजन किया या नहीं, तो उन्होंने बहुत ही छूटते ही ये बात कही कि हम लोग क्यों आयोजन करेंगे, हमने तो उसको 1980 के दशक में ही उसको कैपिटलिस्ट रोडर यानी पूंजीवाद के रास्ते पर चलने वाला देश घोषित कर दिया था। उसके अगले कुछ ही समय पहले एक दूसरा गुट उसने बाकायदा बयान जारी किया था जिसने कि जो माओ का दौर था वहां तक तो उसने चीन की जो उपलब्धियां थी या चीन के जो अनुभव थे उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया। उन्होंने उसकी उन उपलब्धियों की चर्चा प्रशंसा भाव के साथ में की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर चीन गलत रास्ते पर चला गया, और उसके बाद जो चीन की खामियां जो बातें कही जाती हैं वो बातें उन्होंने कही। तो ये कुल मिलाकर एक इस तरह का डिस्कोर्स चलता रहता है हम लोगों को रोज ही, जब हम लोग इस तरह के किसी इंटेलेक्चुअल डिबेट में जाते हैं तो ये बातें बार बार आती हैं हम लोगों के सामने कि वो पूंजीवादी है या समाजवादी है। तो आखिर उसको अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपने को वो कम्युनिस्ट पार्टी अपने को कहती है, और वो ये कहती है कि चीन की जो व्यवस्था है, वहाँ का जो सिस्टम है,
वो सोशलिज्म विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक, चीनी स्वभाव का समाजवाद है। यानी उन्होंने समाजवाद की एक अपनी कल्पना, अपना कॉन्सेप्ट बनाया है और वो उन्होंने उस ढंग का व्यवस्था अपने यहाँ बना ली है। एक बार मैं फिर थोड़ा सा ये जो जब हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकल जो इसका जो डिबेट है, जो बात है, उसको मैं लाना चाहूँगा। अगर हम लोग समाजवाद की जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मार्क्स ने दुनिया के सामने नहीं रखा, उसके पहले भी थी, जैसे प्रोधा थे जो जर्मनी के वो विचारक थे, उन्होंने भी समाजवाद शब्द कहा था। लेकिन मार्क्स के बारे में ये समझा जाता है कि उन्होंने इसकी वैज्ञानिक साइंटिफिक एक एनालिसिस के साथ दुनिया के पूरे इतिहास का विश्लेषण करते हुए डायलेटिक्स जो एक दुनिया को समझने का इंस्ट्रूमेंट है, डायलेटिकल मटेरियलिज्म, और उसको हिस्ट्री पर, इतिहास पर, ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जो समझ है उसको, उसके मुताबिक दुनिया की व्याख्या की, और उसमें उन्होंने समाजवाद की कल्पना की। या उन्होंने ये कहा कि यह जो क्लास स्ट्रगल है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है मजदूर वर्ग का और पूंजीपति वर्ग का, इसकी अंतिम परिणति समाजवाद की स्थापना में होगी। जो विद्वान लोग हैं वो बताते हैं कि जो कार्ल मार्क्स का जो आरंभिक लेखन है उसमें उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद शब्द का, सोशलिज्म और कम्युनिज्म शब्द का इंटरचेंजेबली यूज किया है, यानी एक ही अर्थ में दोनों को यूज किया है, कहीं साम्यवाद और कहीं समाजवाद का। लेकिन जो उनका बाद का लेखन है, खासकर 1971 में जब पेरिस कम्यून हुआ और उसे कुचल दिया गया, तो उसके बाद के लेखन में यह देखने को आता है कि उन्होंने दो स्तर के समाजवाद की बात की। उन्होंने कहा एक लोअर स्टेज ऑफ सोशलिज्म होगा और एक हायर स्टेज ऑफ सोशलिज्म होगा। बाद में जब लेनिन ने उसकी व्याख्या इस रूप में की कि जब स्टेट पावर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो स्रोत हैं, जो साधन हैं, उस पर राज्य अपना कब्जा कर लेगा और वो उस स्टेट को जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनके हित में चलाएगा, वो स्टेज समाजवाद का होगा। और यह जो प्रक्रिया है पूरी होने के बाद साम्यवाद की तरफ यात्रा शुरू होगी। सोवियत संघ में जब ब्रेजनेव, लियोनिद ब्रेजनेव वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और वहाँ के प्रेसिडेंट थे, 1970 के दशक में जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने यह दावा किया कि हमारे यहाँ समाजवाद के निर्माण का काम पूरा हो गया है और अब यहाँ से साम्यवाद की तरफ, कम्युनिज्म की तरफ हमारी यात्रा शुरू होती है। हालांकि वो यात्रा हम लोग सभी जानते हैं कि 15 साल के भीतर जो है वो सोवियत यूनियन बिखर गया। तो यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है इसमें रखने के लिए कि जब हम लोग समाजवाद की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक यूटोपिया आता है। उनको लगता है कि कहीं अगर किसी जगह किसी रिवॉल्यूशन हो गया या कोई सोशलिस्ट पार्टी किसी ढंग से पावर में आ गई तो वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है, वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाता है। या जो मार्क्स ने एक आइडियल बताया था कि जो कम्युनिस्ट सिस्टम होगा, हायर स्टेज ऑफ जो सोशलिज्म होगा, उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि हर व्यक्ति को उसकी जो क्षमता है उसके मुताबिक उससे काम लिया जाएगा, यानी वो अपनी क्षमता के मुताबिक समाज में योगदान करेगा और उसको उसकी आवश्यकता के मुताबिक समाज उसकी पूर्ति करेगा, उसकी जो जरूरतें हैं। यानी उसको जो वेतन या उसको जो रेम्यूनरेशन होगा उसका, वो इस अनुपात में नहीं होगा कि उसने कितना काम किया, बल्कि इस अनुपात में होगा कि उसकी जरूरत कितनी है। लेकिन यह हायर स्टेज ऑफ, यह तो कहा, ये उन्होंने कहा, जिसका मतलब है कि यह तो कम्युनिस्ट, जब कम्युनिज्म आ जाएगा, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी, ये तब की बात है। जब तक लोअर स्टेज ऑफ सोशलिज्म है तब तक हर जो वर्कर है उसको उसके मेहनत के अनुपात में ही उसको वेतन दिया जाएगा। लेकिन ये एक गलत फहमी है, लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं जैसे सोवियत यूनियन अगर वो
कहता था कि वो सोशलिस्ट सिस्टम है, या चाइना कहता है, तो वहाँ कोई क्लास एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर वर्कर्स का पूरा राज होना चाहिए, और जो वर्कर्स हैं उनको उनकी आवश्यकता के मुताबिक पूर्ति होनी चाहिए और उनसे उनकी क्षमता के मुताबिक काम लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक दुनिया में हुआ नहीं है, कहीं भी नहीं हुआ, न तो सोवियत यूनियन में हुआ, न क्यूबा में हुआ, न वियतनाम में हुआ, न नॉर्थ कोरिया में हुआ, और न चीन में हुआ है। ये बातें तो पृष्ठभूमि के तौर पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग इस बहस में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं कि चीन क्या है, समाजवादी है या पूंजीवादी है। अब जो लोग मानते हैं कि वो पूंजीवादी है, उनके मानने का आधार क्या होता है? वो उनका एक तर्क होता है कि चीन में अरबपति है, बिलियनियर है। सामान्य समझ है कि अगर कोई सिस्टम समाजवादी है तो वहाँ पर अरबपति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अमेरिका में जब बर्नी सैंडर्स अपने चुनाव अभियान चला रहे थे, वो अपने को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, तब उनका एक नारा था, बिलियनियर शुड नॉट एग्जिस्ट, अरबपतियों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये वो सोशल डेमोक्रेटिक है, वो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट नहीं है मार्क्सिज्म के टर्म में। तो अगर वो भी इतने रेडिकल बातें करते हैं, तो जो मार्क्सिस्ट ढंग का जो समाजवाद अपने को क्लेम करता है, वहाँ अरबपति नहीं होने चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे अरबपति हैं, और ऐसे अरबपति हैं जो दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े अरबपतियों में उनकी गिनती होती है। जैक मा को हम लोग जानते हैं, जो अलीबाबा कंपनी जो है उसके जो मालिक हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों में से एक रहे हैं। दूसरी बात कही जाती है कि वहाँ गैर बराबरी है, सिर्फ है नहीं, गैर बराबरी पिछले 30-40 साल में बढ़ी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये बात बिल्कुल तथ्य है कि चीन में 1980 के दशक के बाद जब वहाँ पर रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप, सुधार और खुलेपन की नीति अपनाई गई, तब वहाँ टंग शाओपिंग वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च लीडर थे। तो उन्होंने जो नीतियां लागू की, उसके बाद से चीन के समाज में गैर बराबरी बढ़ती चली गई है। और वो गैर बराबरी जो कि एक उसको मापने का एक पैमाना गिनी कोएफिशिएंट होता है, वो गिनी कोएफिशिएंट पर चीन को दुनिया के सबसे ज़्यादा विषमताग्रस्त, सबसे ज़्यादा इनइक्वल कंट्रीज में गिना जाता है। तो ये दो बातें हो गई, जो ये दो ऐसी बातें हैं जो लोगों की जो कल्पना है समाजवाद की, उससे मेल नहीं खाती। लोगों का जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उससे ये मेल नहीं खाता है। इसके अलावा जो दूसरे बहुत से जो वो सवाल आम तौर पर उठाए जाते हैं कि वहाँ पर लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गया क्रांति हुए, आज भी वहाँ पर आज़ादी नहीं है, लोगों को जो प्रेस की आज़ादी नहीं है, और लोगों को वो सिविल लिबर्टीज नहीं है जो पश्चिमी दुनिया में है। अब ये एक दीगर बहस है कि पश्चिमी दुनिया में भी कितने हैं, वो हम लोग उस पर कभी अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन जो बातें कही जाती हैं, तो 2020 में एक वेस्टर्न मार्क्सिस्ट मैगजीन है, उसका नाम है एस्पेक्टर। एस्पेक्टर मैगजीन में मैंने देखा एक उसमें लेख छपा, तब उस समय की बात है जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, और लॉकडाउन लगने के साथ ये एक बहस चल रही थी कि कौन सा सिस्टम कोविड से अपनी जनता को ज़्यादा बचा रहा है। सामने यह आ रहा था कि चीन ने काफ़ी हद तक कोविड को जल्दी कंट्रोल किया और अपने यहाँ मौतों की संख्या को कम रखा। आज भी ये बात उस पर लागू होती है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया का जो सबसे धनी, दुनिया का ही नहीं, मानव इतिहास का सबसे धनी देश है, जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, अमेरिका, वहां पर देखते देखते 10 लाख लोग कोविड से मर गए। वह देश बन गया जहां औपचारिक रूप से सबसे ज्यादा कोविड से मौतें हुई। वैसे अब बाद में जब WHO ने अपनी सूची बनाई है, तो उसमें भारत में तकरीबन 49 लाख या 47 लाख मौतों की बात कही गई, लेकिन अभी हम लोग उसको छोड़ देते हैं।
जब उस समय दुनिया में यह बहस चल रही थी कि कौन सा सिस्टम ज्यादा अपनी जनता के लिए काम कर रहा है, उसी समय स्पेक्टर मैगजीन में एक लेख छपा जिसमें यह कहा गया कि चाइना इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री। चीन एक पूंजीवादी देश है। मैंने पढ़ा उसको, लेख को, तो उसमें वही बातें, जो तमाम बातें अभी हमने जिक्र की मोटे तौर पर, उन बातों को लेकर एक विस्तार से लंबा लेख था। उसके अगले अंक में एक व्यक्ति ने उसका जवाब दिया। उस व्यक्ति ने ये लिखा, उसकी हेडिंग ये थी कि चाइना इज नॉट कैपिटलिस्ट, चीन पूंजीवादी नहीं। तो हेडलाइन से मुझे ये लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो चीन का समर्थक होगा और उसने उस लेख में कही गई बातों का जवाब दिया है। लेकिन जब मैंने उस लेख को पढ़ा तो उसमें यह कहा गया था कि चीन पूंजीवाद से भी बुरा है। पूंजीवाद नहीं, अगर वो पूंजीवादी देश होता तो वो लिबरल डेमोक्रेसी होती, वहां के लोगों को वो अधिकार मिले होते कम से कम जो वेस्टर्न कंट्रीज में या जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मिले होते हैं। लेकिन चीन में दोनों ही बुराइयां हैं। बुराइयां यह भी है कि उसको वहां पर लोगों को आज़ादियां नहीं है, और ऊपर से वो कैपिटलिस्ट भी है। उस वहाँ गैर बराबरी है, विषमता है, और ये तमाम बातें जो ये कही जाती हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ के भी जो ML ग्रुप के लोग हैं, वो यही कहते हैं कि चीन ने जो समता थी, जो बराबरी लाई गई थी माओ के समय में, जो वहाँ कम्यून बनाए गए थे, जो वहाँ पर फुल कंट्रोल एक सोवियत मॉडल, हालांकि यह बात मेरे ख्याल से मैं जितने तथ्य जानता हूँ सही नहीं है, क्योंकि चीन में कभी भी सोवियत मॉडल पर फुल नेशनलाइजेशन नहीं था। वहाँ पर हमेशा ही जब जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन जिसको वो कहते हैं वो हुआ, तो वहाँ पर निजी क्षेत्र, एक निजी क्षेत्र की गुंजाइश हमेशा थी, खासकर जो शहरों में, जो शहरों की अर्थव्यवस्था है, जिसमें जिसको पेटी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। हालांकि किसानी को भी पेटी प्रोड्यूसर्स मार्क्सिज्म में कहा जाता है, लेकिन जो दूसरे छोटे उत्पादक होते हैं उसमें वहाँ हमेशा ही जो निजी क्षेत्र में काम करने की गुंजाइश थी। लेकिन मोटे तौर पर वहाँ पर नेशनलाइज्ड इकोनॉमी थी, जिसमें जो कृषि अर्थव्यवस्था थी उसको कम्यून सिस्टम बना दिया गया था। यानी लोगों का एक कम्यून बनाकर उन्हें दे दिया गया था कि आप इसमें फसल उपजाइए, लेकिन ये जमीन किसी की नहीं है, जमीन पूरे गांव की है। गांव या 2 गांव या 3 गांव जिनको मिलाकर एक कम्यून वहां पर बनाया गया था। 1978-79 में तंग शाओपिंग ने जब नई नीति शुरू की तो इन कम्यून्स को खत्म कर दिया गया। वहां पर उन्होंने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लागू किया, यानी एक एक परिवार को जमीन का कुछ हिस्सा अलॉट करके और उनको दिया गया कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसमें उत्पादन करें। हालांकि जमीन उनको दी नहीं गई, वो उसका उपयोग करने के लिए उनको आवंटित किया गया। तो इस बात को भी माना गया कि कम्यून खत्म कर दिया गया। रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप के तहत विदेशी कंपनियों को बुलाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कंपनियों को, जैसे कहीं भी किसी भी कैपिटलिस्ट कंट्री में होता है कि आपको पूरी आज़ादी होती है कि आप क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्या प्रोडक्शन करेंगे, उसको कैसे बेचेंगे, उसका कितना हिस्सा आप एक्सपोर्ट करेंगे, कितना हिस्सा देसी बाजार में बेचेंगे। इन सब चीज़ में कंपनियों को आज़ादी दी गई। और इन सब के आधार पर हमारे देश में भी जो ML के लोग हैं या बहुत से ज़्यादातर लोग, उनकी ये धारणा है कि चीन जो है उसने समाजवाद का रास्ता छोड़ दिया और वो पूंजीवादी हो गया। और जब 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन WTO का मेंबरशिप ले लिया, तो यह माना गया कि उसका, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि WTO को दुनिया भर में न्यू लिबरल सिस्टम को लागू करने और उसे चलाने के लिए बनाया गया था। आज वो संस्था डिफंक्ट हो चुकी है, आज उसका कोई मतलब नहीं बचा है। लेकिन एक समय ये सोचा गया था कि WTO ही दुनिया भर के में निवेश, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उसको वो चलाएगी, उसके नियमों के तहत ही सबको चलाना होगा। तो जब 2001 में चीन ने उसकी सदस्यता ली तो ये पश्चिमी दुनिया में भी माना गया
और ज़्यादातर ये धारणा बन गई कि चीन जो है वो अब तो पूरी तरह से ही उसने जो पूंजीवादी व्यवस्था है या उसकी जो आर्थिक जो जो ग्लोबल सिस्टम है उसमें वो शामिल हो गया है, उसको उसने स्वीकार कर लिया है। तो ये तो वो बातें हैं जो इस पक्ष में ये तर्क इस बात के पक्ष में जो बातें हैं कि वो पूंजीवादी है। लेकिन अब मैं आपको कुछ बातें पढ़ के सुनाता हूँ, दो तीन लोगों की मैं कोट्स सुनाता हूँ जो उन्होंने कहा, और फिर मैं इसके बाद ये लोग ऐसा क्यों मानते हैं मैं इस पर अपनी कुछ मैं बात रखूँगा। साल 2004 2004 फिडेल कास्ट्रो जो क्यूबा के लीडर थे, आइकनिक लीडर थे, हम लोग सभी जानते हैं, उन्होंने कहा चाइना हैज ऑब्जेक्टिवली बिकम द मोस्ट प्रोमिनेंट होप एंड बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। चीन वस्तुगत रूप से दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद और तीसरी दुनिया जो थर्ड वर्ल्ड है उसके लिए बेस्ट होप एंड बेस्ट एग्जाम्पल, तीसरी दुनिया के लिए सबसे अच्छा उदाहरण बन गया है। ये बात फिडेल कास्ट्रो ने 2004 में कही। 2014 में उन्होंने एक और मौके पर ये कहा, शी जिनपिंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट and most capable revolutionary leaders I have met in my life। फिडेल ने कहा कि शी जिनपिंग, मैं जिन क्रांतिकारी नेताओं से अपनी जिंदगी में मिला हूं उसमें शी जिनपिंग उन लोगों में हैं जो सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे सक्षम नेता हैं। 2018 में जो ग्रीस के मार्क्सिस्ट थिंकर यानिस वारोफैकिस, जो जब वहां सिरिजा की सरकार बनी थी तो उसमें ये वहां वित्त मंत्री थे, उन्होंने कैम्ब्रिज फोरम में एक भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा, आई हैव टू टेल यू दैट फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सोशल एक्सपेरिमेंट in the sense that at the local level or regional level you now have a boisterous democracy with popular success stories in overthrowing local authorities, local bureaucrats who have been corrupt। उन्होंने कहा कि चीन एक जीवंत लोकतंत्र की मिसाल है। वो एक ऐसी सफलता है जिसमें जो स्थानीय अधिकारी जो और ब्यूरोक्रेट जो भ्रष्ट रहे हैं उनको उखाड़ फेंका गया है। उसी 2019 में इवो मोरालेस एक आइकॉनिक फिगर है। इवो मोरालेस जो है वो बोलीविया के पहले मूलवासी राष्ट्रपति रहे, और वो वहाँ के उनकी पार्टी का ही नाम जो है वो मास, जो वहाँ की भाषा में है उसका मतलब है समाजवादी आंदोलन, सोशलिस्ट समाजवादी आंदोलन उसका होगा मूवमेंट। वो स्पेनिश भाषा में है, मैं अभी उसको नहीं याद कर पा रहा हूँ। इवो मोरालेस ने ये कहा, आई ट्रस्ट चाइना वेरी मच। China has always accompanied us in many of our aspirations in social, cultural, political and economic spheres। उन्होंने कहा कि हम चीन पे बहुत भरोसा करते हैं क्योंकि उसने हमेशा ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में हमारी आकांक्षाओं में सहभागी बना है। अब हम ये तो बात इन लोगों की हुई जो लोग अपने को मार्क्सिस्ट कहते हैं और जो अपने को सोशलिस्ट दुनिया में कहते हैं, ये उन लोगों की बात है। मैं एक जो आज अमेरिका का शत्रु सबसे बड़ा है, अमेरिका जो चीन का सबसे बड़ा शत्रु है, उसने क्या कहा, मैं एक मिनट मैं अभी मैं उसमें मुझे ये वो कहीं है उस बेसिक चीज उसमें उन्होंने ये कही है कि चीन एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सिस्टम है। हमारी जो उम्मीद थी कि ये उस सिस्टम को छोड़कर लोकतांत्रिक बनेगा, वह नहीं बना,
और इसलिए अब हमें इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। ये बात 2000 मेरे ख्याल से 16 के आसपास अमेरिका की तरफ से कही गई। तो ये दुश्मन और चीन के दोस्तों की राय है। उसका आधार क्या है, लोग क्यों मानते हैं ऐसा? और आज जब ये बहस चल रही है दुनिया भर में, और खासकर दुनिया के जो वामपंथी समुदाय के जो अपने को मानते हैं उनके बीच में, तो जो लोग चीन को सोशलिस्ट आज भी मानते हैं, उनके तर्क क्या है? उनके तर्क हैं कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था, उसका जो बेसिक कैरेक्टर है, उसमें वहाँ की जो सरकार है, जो सरकार वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की है, उसका, जिसको इकोनॉमी में कमांडिंग हाइट्स कहते हैं, यानी वो इकोनॉमी का वो सेक्टर जो मुख्य सेक्टर होता है, जो कोर सेक्टर होता है, जो इकोनॉमी का आधार होता है, उस पर उसको आज तक उसने प्राइवेटाइज नहीं किया है, उसका निजीकरण नहीं हुआ है। वो पूरा सेक्टर चीन के सार्वजनिक क्षेत्र में है, उसके पब्लिक क्षेत्र में है। जैसे जमीन, अभी मैंने कहा कि जमीन, जो जब रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, उसके बाद जमीन का जो ढांचा बना, जिसमें जमीन को आप एक तरह से कह सकते हैं नेशनलाइज किया गया, तभी तो कम्यून बनाया गया था। जमीन आज भी सरकार की है, वो आवंटित करती है खास मकसदों के लिए, लेकिन वहां जमीन लैंड होल्डर कोई नहीं है, जमीन का मालिक कोई नहीं। दूसरी चीज, इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो वहां पर रोल है, वहां पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो साल भर में होता है, वो 40% पब्लिक सेक्टर में सरकारी कंपनियों के द्वारा, सरकारी एजेंसियों के द्वारा होता है। 40%, 60% प्राइवेट सेक्टर में होता है, लेकिन ये 40% वो सेक्टर हैं जैसे कि कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, और जो दूसरी वैसी इकोनॉमी के वो सेक्टर्स हैं जो दिशा तय करते हैं कि अर्थव्यवस्था की बुनियादी दिशा क्या होगी, उसका फंडामेंटल डायरेक्शन क्या होगा। तीसरी चीज ये है, जो कहा जाता है, जो उनके समर्थक कहते हैं कि हाँ, चीन में बिलियनियर्स हैं, यस देयर आर बिलियनियर्स, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इन चाइना billionaires are ruled by government, ruled in western country, billionaires rule the government. पश्चिमी देशों में जो अरबपति हैं वो सरकार को अपने ढंग से चलाते हैं। चीन में जो बिलियनियर्स हैं उनको सरकार के निर्देश और उनके दिशा निर्देश के तहत चलना पड़ता है। और पिछले 2020 के बाद खासकर वहाँ जो एक नई नीति अपनाई गई है, जिसे कॉमन प्रोस्पेरिटी की, साझा समृद्धि की नीति कहते हैं, उसके तहत जिस तरह जैक मा से लेकर अनेक पूंजीपतियों पर लगाम लगाई गई है, इकोनॉमी के कई सेक्टर्स को सरकार ने तबाह कर दिया है। उसमें रियल एस्टेट है, उसमें गेमिंग है, जो कंप्यूटर गेमिंग का सेक्टर होता है, उसमें कोचिंग, जो छात्रों की कोचिंग का सेक्टर होता है, उसको एक दिन में प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनियों के अपना शेयर, अमेरिका के शेयर, कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें एक प्रमुख कंपनी टेंसेंट है, जिसके शेयर को अमेरिका में रजिस्टर कराने पर रोक लगाई गई। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि सरकार जब चाहती है तो वो सबसे बड़े बिलियनियर्स को भी अपने ढंग से चलने के लिए मजबूर करती है। और 2020 में उसने जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बिलियनियर्स हैं, उनके लिए कोटा तय किया कि आपका जो इनकम एंड वेल्थ है, उसका एक सर्टेन परसेंट आपको ग्रीन एनर्जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका अब देने से मना कर रहा है, जिसको लेकर उसने प्रतिबंध लगा दिया है। तो तर्क यह दिया जाता है कि वो बिलियनियर्स हैं, लेकिन वो बिलियनियर्स ओवरऑल
जो 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 फ्रेमवर्क सरकार तय करती है उसमें उसमें ही उनको काम करना पड़ता है। और गैर बराबरी के बारे में क्या कहा जाता है? गैर बराबरी के बारे में ये उनका तर्क है, वो ये कहते हैं कि जब सोसाइटी में प्रोडक्टिव फोर्सेस, जो उत्पादक शक्तियां हैं, उनको डेवलप अगर करना है किसी भी समाज में कि अपनी उत्पादक शक्तियों को, तो उनको आज़ादी देनी होगी कि वो, जैसा कि तेंग शाओपिंग ने कहा था कि लेट सम पीपुल बी रिच, कुछ लोगों को पहले धनी हो जाने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्योंकि तेंग शाओपिंग ने जो जो बात 1980 के दशक में दो तीन बहुत जो बातें कही जिस पर आज चीन चलता है। तेंग शाओपिंग ने ये कहा कि पॉवर्टी इज नो सोशलिज्म, गरीबी समाजवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवाद वो सिस्टम होगा जिसमें वहाँ के लोग ज़्यादा, उनका कंजम्पशन लेवल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से बेहतर होगा, वो ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और वहाँ के लोग बेटर क्वालिटी की लाइफ जिएंगे किसी भी पूंजीवादी देश से। तो उन्होंने कहा कि ये जो पहले बात बहुत से आज भी लोग कहते हैं कि समाजवाद क्या है, समाजवाद गरीबी का बंटवारा है, सबको गरीब बना दो, ये समाजवाद है। तेंग शाओपिंग ने कहा कि नहीं, समाजवाद ये नहीं है, समाजवाद है कि सबको एक 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 बेटर प्रॉस्परस सभी लोगों को बनाना है। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट वी विल हैव टू एक्सपेंड साइज ऑफ आवर केक, केक जो है हमारा खाने का जो केक है, इसका आकार बढ़ाना होगा, और जब ये आकार बढ़ जाएगा तो फिर उसमें से ज्यादा हिस्सा सबको मिलेगा। अभी हमारा केक बहुत छोटा है। हम लोग सभी जानते हैं कि 1990 तक चीन का जो जीडीपी था और भारत का जो जीडीपी था लगभग बराबर था। चीन का जो पर कैपिटा इनकम था, भारत का जो पर कैपिटा इनकम था, वो भी लगभग बराबर था। वो उनके समाज में समानता ज्यादा थी, हमारे यहाँ नहीं थी, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन जो ओवरऑल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम की बात होती है, लेकिन उसके बाद ड्रामेटिक बदलाव आया। ड्रामेटिक बदलाव ये है कि आज चीन जो है वो, आज अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एग्रीगेट अर्थव्यवस्था में भी वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। उसकी इकोनॉमी 17 ट्रिलियन डॉलर की है और अमेरिका की अभी तकरीबन 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत की इकोनॉमी अभी तो 3 ट्रिलियन डॉलर है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि इसको 5 ट्रिलियन का बनाना है, 2024 तक बनाने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन अभी तो ऐसी कोई संभावना होती हुई दिख नहीं रही है। अब हालांकि अब हमारे जो मंत्री हैं सरकार के, पीयूष गोयल जी, ये तो अभी 30 ट्रिलियन डॉलर 35 ट्रिलियन डॉलर की बात करने लगे हैं। अमेरिका का भी जो अभी इकोनॉमी है वो 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर है। खैर छोड़िए, मैं अभी इस बहस में नहीं जाता हूँ। तो चीन की जो इकोनॉमी है आज 17 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का देश है। चीन 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और हाइपरसोनिक्स टेक्नोलॉजी में दुनिया की नंबर 1 ताकत बन चुका है। अब इसमें अभी यहाँ टाइम नहीं है, मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूँ कि कैसे इसको लेकर अमेरिका में क्या बहस चल रही है। अभी उन्होंने एक कानून बनाया है, अपनी कंपनियों को 280 बिलियन डॉलर की सब्सिडी उसमें देने को कहा है, और कहा है कि जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर के जो चिप्स होते हैं, इसमें चीन को, उसमें अभी अमेरिका आगे है। उन्होंने कहा है कि इसमें आप इतना ज़्यादा काम करो, इतना रिसर्च डेवलपमेंट करो कि चीन को पीछे ही रखना है, इसमें नहीं उसको आगे आने देना है। और बहुत सी घटनाएं पिछले 2-3-4 साल में हुई हैं, सबका जिक्र करने का टाइम नहीं है। तो जो चीन को समाजवादी सिस्टम मानने वाले लोग हैं वो इन उदाहरणों को देते हैं। और इससे भी जो एक सबसे बड़ी बात है कि चीन ने 2020 के नवंबर में आकर ये घोषणा की कि वहां पर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो चरम गरीबी है, उसको समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद मेरी, चूंकि ये मेरी दिलचस्पी का विषय है, मैं लगातार पश्चिमी मीडिया को भी फॉलो करता हूँ। किसी भी पश्चिमी मीडिया में इस दावे का खंडन करते हुए रिपोर्ट पिछले 2 साल में मैंने नहीं देखी।
कि चीन ये झूठ बोल रहा है। और उन्होंने जो गरीबी की परिभाषा तय की वो सिंपल वो परिभाषा नहीं थी जो वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने बताया कि आप 1.9 डॉलर को अपने यहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी में कन्वर्ट कीजिए, जो हमारे देश में जो अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर को काम दिया गया था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने उसको कन्वर्ट करके बताया था कि 31 रुपया जो व्यक्ति शहर में रोज खर्च करने में सक्षम है और गाँव में 27 रुपया, वो उस अगर आप 31 हो गए और 27 की क्षमता आपने हासिल कर ली तो आप गरीब नहीं रह गए। और इसी कसौटी पर भारत में ये दावा किया गया कि मनमोहन सिंह सरकार के समय में भारत में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। लेकिन हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 35 रुपये में अगर अपना जीवन एक दिन का चला रहा हो तो उसमें वो क्या क्या कंजम्पशन उसका हो सकता है। तो यह जो एक मिनिमल फॉर्मूला है वर्ल्ड बैंक IMF का, चीन ने इससे कुछ आगे बढ़कर फॉर्मूला बनाया। उनका फॉर्मूला उन्होंने जिसे उन्होंने कहा 1 इनकम 2 एश्योरेंसेस 3 गारंटीज। अब फिर इसके डिटेल में जाने की का समय नहीं है, मैं देख रहा हूँ 8:10 होने को आ गया है और जो हमारी बातचीत हुई थी आप लोगों से कि 40 से 45 मिनट हमको बोलना है, तो वो टाइम मेरा करीब आने का है। और अब मैं क्या सोचता हूँ वो अभी मुझे बताना है। अभी तक जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो ये वो बातें कह रहा हूँ जो दुनिया में चल रही है, मैं एक तरह की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो मैं अभी उसमें नहीं जाता हूँ कि वो जो 1 इनकम 2 एश्योरेंसेस, एक आमदनी 2 आश्वासन 3 गारंटियां, वो है क्या। उन्होंने उस फॉर्मूले को अपनाया और उस पर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक गरीबी को अपने यहाँ समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने 40 करोड़ लोगों के मध्य वर्ग का निर्माण उन्होंने कर लिया है और इस बात को सारे पश्चिमी एजेंसियां मानती हैं। इसीलिए उनके यहाँ तमाम कंपनियों की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है पश्चिमी दुनिया की जो चीन का बाजार छोड़ना चाहती है। भारत में मध्य वर्ग कितना है? भारत में जो पीयू रिसर्च ने कहा कि 9 करोड़ लोग थे, भारत में 9 करोड़ लोग थे जो कोविड में जो नुकसान हुआ उसके बाद 6 करोड़ रह गए, 1/3 लोग मध्य वर्ग से गरीब बन गए। कौन जी? ये बात पीयू रिसर्च ने बताया। उनका दावा है चीन का कि उनके पास 40 करोड़ लोगों का मध्य वर्ग बन चुका है और अगले 2035 तक ये संख्या 2 गुनी हो जाएगी, 80 करोड़ लोग उनके हो जाएंगे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का मतलब एक होता है वो भी मिडिल क्लास एक दुनिया भर में एक जो पैमाना है कि आप क्या क्या कंजम्पशन करते हो और आपकी कितनी उसके लिए आमदनी चाहिए, वो चीजें कंज्यूम करने के लिए उसके आधार पर मध्य वर्ग को डिफाइन किया जाता है। तो ये एक अब सवाल ये है कि ये सवाल उठाया जाता है कि चीन में रिवॉल्यूशन 2049 में हुआ, भारत 2047 में आजाद हुआ। भारत भी उतनी ही बड़ी आबादी का देश है, चीन भी बड़ी आबादी का देश है। ठीक है, चीन का कुछ जो लैंड मास है भारत से ज्यादा है, उनका जो क्षेत्रफल है वो भारत से ज्यादा है, उनके पास इस लिहाज से उनके पास संसाधन ज्यादा है। लेकिन इस दरमियान वो जहां पहुंचे और हमारी यात्रा जहां पहुंची है, आखिर ये इस अंतर की वजह क्या है? तो अंतर की वजह जो होगी, जाहिर है कि जो लोग यह मानते हैं कि चीन समाजवादी है वो ये मानते हैं कि ये वजह उनकी समाजवादी व्यवस्था में है। उनके कम्युनिस्ट पार्टी का एक थियरी है, उनके यहाँ एक प्रिंसिपल है, नो टू डिनायल्स। ये क्या है? यह है कि पहले माओ ने समाज में ह्यूमन डेवलपमेंट पर, माओ के जमाने में सबसे ज्यादा जोर दिया गया शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 चीजों पर। इससे उन्होंने एक कैपेबल लेबर फोर्स तैयार किया। जब डेंग शाओपिंग ने रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप किया तो उसके बाद चूंकि उनके पास पूंजी नहीं थी और टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो विदेश से ले आए और एक स्वस्थ शिक्षित श्रमिक वर्ग और बाहरी पूंजी और टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपने देश का वो विकास किया जो आज दुनिया में वो एक एक्सिस बनकर इमर्ज किया है। यह जो चीज हुई वो इसलिए हुई क्योंकि वहाँ के सरकार ने अपनी व्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को 5 ईयर प्लान के तहत उसकी प्लानिंग की और उसको आगे बढ़ाया।
भारत में भी जो आज हम लोग विकास जहाँ तक देखते हैं वो हमारे 5 ईयर प्लान्स का ही नतीजा है। अब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें हमारी जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, कभी ये अलग से बहस की बात है। लेकिन जहाँ पर सरकार की एक भूमिका होगी अर्थव्यवस्था में, जहाँ सरकार एक कमिटमेंट के साथ काम करेगी, चाहे वो भारत हो या चीन हो या दुनिया का कोई भी देश हो, जहाँ प्लानिंग क्या होती है, 5 ईयर प्लान्स में क्या होता है, आप टारगेट तय करते हैं और उस टारगेट को कैसे हासिल किया जाएगा इसके लिए आप रिसोर्स जुटाते हैं और उस पर फिर नजर रखते हैं कि ये समय में ये टारगेट पूरा हो जाए। ये प्लानिंग होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया। हालांकि 1991 के बाद प्लानिंग कमीशन की भूमिका पिछली सरकारों ने भी काफी कम कर दिया था। उसके पास वो भूमिका नहीं रह गई थी जो नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में उसके पास थी। ये जो नव उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई लेकिन फिर भी प्लानिंग कमीशन 2014 तक महत्वपूर्ण काम करता था, जिसको आज समाप्त कर दिया गया। आज देश में प्लानिंग नहीं है, आज देश में जनगणना तक अब नहीं हो रही है जिससे कि आपको सही आंकड़े पता चल सके। आज भारत की हालत यह है कि यहाँ आप किसी भी चीज का ऑफिशियल डेटा चाहे तो वो डेटा अवेलेबल नहीं है। जो नेशनल सैंपल सर्वे होता था वो बंद हो चुका है। जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होता था वो बंद हो चुका है। कंजम्पशन का डेटा आपके पास में नहीं है और हम लोगों को उम्मीद थी कि जब जनगणना होगी तो चीजें आएंगी। इस 2021 वाली जनगणना होगी भी या नहीं होगी इसकी कहीं चर्चा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वो होने जा रही है। लेकिन जिन समाजों को अपनी प्लानिंग करनी है वहाँ डेटा की जरूरत है राजेश कन्या, और उस डेटा के आधार पर तो उन्होंने वो टारगेट हासिल किया। आखिर में मैं 2 मिनट में बात कंक्लूड करूंगा। मेरी सोच यह है कि समाजवाद कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो हर जगह लागू हो, एक ही ढंग का समाजवाद लागू किया जाए। समाजवाद न तो कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसके कुछ खास एट्रीब्यूट्स हैं, खास उसकी पहचान है कि आप उसके आधार पे उसकी पहचान करें। समाजवाद एक एक्सपेरिमेंट है, समाजवाद एक प्रयोग है दुनिया, और यह प्रयोग अभी अपने नवजात अवस्था में है। अभी 100 साल हुए जब ये प्रयोग दुनिया में शुरू हुआ। सोवियत यूनियन में हुआ, वो बाद में आकर वहाँ पर वो खत्म हो गया। दुनिया के दूसरे अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से ये प्रयोग किया गया है। और जो लोग मार्क्सवाद का गंभीरता से अध्ययन करते हैं वो उन्हें जो मार्क्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, जिसमें आकर मार्क्स ने अपनी बहुत सी जो व्यवहारिक बातें हैं उसमें उन्होंने कही है। उसमें उन्होंने कहा है कि आरंभिक दिनों में ये सभी मजदूरों को समान वेतन नहीं मिलेगा, सभी मजदूरों को उनकी आवश्यकता के मुताबिक पूर्ति नहीं होगी। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के जो डायनेमिक्स है वो उसमें जारी रहेगा, लेकिन वो कैपिटलिस्ट सिस्टम स्टेट के डायरेक्शन में चलेगा, स्टेट कंट्रोल करेगा, कैपिटलिस्ट इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर इन तमाम चीजों को हम लोग ध्यान में रखें तो मेरे लिए सोवियत यूनियन में जो हुआ वो एक एक्सपेरिमेंट था। मैं उसको फेल नहीं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि वो एक्सपेरिमेंट एक समय के बाद उसका जो आगे विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्यूबा ने अपने ढंग से किया। आज वो छोटा सा देश, जब कोविड महामारी आई तो उसने 5 या 6 वैक्सीन बना लिया देखते देखते। वो कैसे संभव हो गया? वियतनाम में आप कोविड को अगर एक पैमाना हम लोग देखें तो सबसे कम मौतें उन सिस्टम्स में हुई है जो अपने को सोशलिस्ट कहती हैं। उसमें वियतनाम भी है, उसमें क्यूबा भी है, उसमें चीन भी है। तो चीन ने भी अपना एक प्रयोग किया है, वो प्रयोग कर रहा है। वो प्रयोग आने वाले दिनों में फेल हो सकता है, वहाँ उसका वही हाल हो सकता है जो सोवियत यूनियन में हुआ। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो उससे अलग जो कॉमन प्रॉस्पेरिटी की एक नई लाइन उन्होंने तय की है, उससे दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल आए जिसमें जो दुनिया के लोगों को, दुनिया भर के देशों को के लिए अनुकरणीय हो। क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे जो भी प्रयोग हैं मेरे ख्याल से वो स्वागत योग्य हैं और हम लोगों को उसको सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। तो ये मैं अपनी बात अब समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये मुझे बहुत धीरज से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।
अब कोई सवाल अगर हो तो मैं लेने को तैयार हूँ। कोई साथी प्रश्न रखना चाहते हैं तो रखें। क्या ये बातें मेरी बहुत बोरिंग हो गई क्या? नहीं नहीं बच्चे नहीं सर, नहीं सर, बातें बोरिंग नहीं होगी, थोड़ा बातों को डाइजेस्ट करने में समय जाएगा सर, नहीं नहीं बहुत बढ़िया सोचना आपने- पड़ेगा। मैंने जो बातें कही, अगर आप लोग कोई भी किसी को डाउट हो कोई, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उसका जो संदर्भ है, जो बात मैंने कहाँ से लिया है, वो मैं आपको संदर्भ जो स्रोत है, जो सोर्स है, मैं आप उपलब्ध करा दूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है, बोलते वक्त अगर आप उसमें बताने लगते हैं कि ये यहाँ से यहाँ लिया गया है, तो वो चीजें जो उसका प्रवाह है वो टूट जाता है। मेरा एक सवाल है जी जी, आप कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना क्या सवाल आपका आया नहीं है तो कुछ? ये तो पागलो छो, ये फुल फोटो ने कोई और कुछ चला दिया है। अब वो मेरा सवाल ये था कि जैसे कि आप बताए कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल भी हो सकता है, तो इसी का तो लोग बोलते हैं कि डर है कि इसको ये पूंजीवादी दिशा दे रहे हैं कि कैपिटल और लेबर का जो जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पूंजीपति वर्ग मजबूत होता हुआ जा रहा है, और लेबर का लीडिंग पॉलिटिकल फोर्स तो है, लेकिन जिस तरह से पूंजीपति वर्ग मजबूत होता जा रहा है, वो दुनिया के पूंजीपति के साथ मिलके यहाँ पे मतलब कू न करा दे, सरकार को बदल न दे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार कदम उठाती है, लेकिन उस तरह से नहीं लगता है कि जो अब मॉडर्नाइजेशन के दौर में जो जो होना चाहिए था कि अब मतलब जैसा सोवियत यूनियन था, उस तरफ इसको ले जाने का कोशिश नहीं दिखता। नहीं, ये देखिए, ये जो बात है, मेरे ख्याल से इसमें जो अभी ताज़ा घटनाएं जो हुई हैं पिछले 2 साल में, ये जो 2020 में जैक मा पर जो एक्शन स्टार्ट हुआ, वो कैसे हुआ? जैक मा ने शंघाई में एक स्पीच दिया। पहली बार जैक मा ने पॉलिटिकल स्पीच दिया और सरकार की बहुत ही कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो कारोबार है, जो बिजनेस है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध हैं, और उन्होंने एक तरह से जो पश्चिमी व्यवस्था है उसकी तारीफ करते हुए उन्होंने मांग की कि यहाँ ऐसा होना चाहिए। उसके तुरंत बाद उनका आईपीओ आने वाला था, जो उनका शेयर जो फ्लोट होता है मार्केट में, सरकार ने उनके शेयर पे रोक दिया। ये पहली कार्रवाई थी। उसके बाद उनकी उस कंपनी के खिलाफ और जो कई कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया और उन पर बहुत भारी जुर्माने लगाए गए। उसके बाद जैक मा कई महीनों तक नजर नहीं आए, बल्कि यह भी चर्चा रही कि क्या उनको जेल में बंद कर दिया गया है, लेकिन जेल में बंद नहीं किया गया था। वो खुद ही अपने को उन्होंने लो प्रोफाइल कर लिया था। और उसके बाद से जो चीन सरकार ने ऐसे एक्शन लेने शुरू किए, जिसमें उन इंडस्ट्रीज को
जो वहाँ पर बबल क्रिएट कर रही थी। जैसे रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट जो था, रियल एस्टेट के बबल की वजह से जो हर जगह अपने देश में भी एक समय हुआ था, अभी तो लोगों, नोटबंदी के बाद तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो अभी यहाँ बबल क्या होगा। लेकिन वहाँ पर जो जैसे अमेरिका में हुआ था, और उसकी वजह से 2008 की मंदी आई थी, जब वहाँ पर जो हाउसिंग बबल था वो कोलैप्स कर गया था, उसको सब प्राइम क्राइसिस कहा गया। तो उन्होंने कुछ नए कानून पास किए, और आज वहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर, उसकी एक सूरत तो ये है कि वो क्राइसिस में चला गया है। उसमें कंपनियों, जो एवरग्रैंड जैसी जो बड़ी कंपनी थी, वो डिफॉल्टर हो गई, जबकि दूसरी तरफ जो फ्लैट्स के जो कीमत है उसमें भारी गिरावट आ गई। अब उसकी जब चूंकि बहुत फ्लैट सस्ता हो जाने की वजह से जो रियल एस्टेट की कंपनियां थी, उनके लिए कारोबार करना जो पहले की तरह मुनाफे का नहीं रह गया, तो बहुत सी कंपनियों ने जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उन पर काम रोक दिया। अभी आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर बहुत आंदोलन हुए, जिन लोगों ने फ्लैट ले रखे थे, और उन्होंने बैंकों से जो कर्ज लेकर जो किस्तें दे रहे थे, उन्होंने किस्तें चुकाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमको फ्लैट नहीं मिलेगा, उससे उनके बहुत सारे बैंक क्राइसिस में आ गए। ये सब अभी इसी साल की घटनाएं हैं। तो अभी जाकर चीन सरकार ने $2 बिलियन का फंड बनाया है, जो बैंक जो क्राइसिस में आए हैं उनको निकालने के लिए, और उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जिस पर काम थमा हुआ है। देखिए अंतर क्या है, अंतर यह है कि चीन में फाइनेंस और बैंकिंग, मनी क्रिएशन, इन सब पर सरकार का पूरा कंट्रोल है। हमारे देश में नहीं है। माना हमारे देश कहने का मतलब जो भी ऐसे देश हैं जिन्होंने पूरी तरह से नियो लिबरलिज्म को अपना लिया, वहां पर जो मनी क्रिएशन है, इसको जिन्होंने अपने करेंसी को फुल कन्वर्टिबल बना दिया, यानी मार्केट में उसकी जो कीमत है, पहले भारत में क्या होता था, पहले जो 1990 के पहले भारत सरकार कीमत तय करती थी कि $1 कितने रुपए के बराबर होगा। हम लोगों को याद है $1 $7 के बराबर होता था उस समय, ₹7 इक्वल टू $1 होता था। लेकिन जब ये मनमोहन सिंह की पॉलिसी आई, तो ये जो फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, यानी रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, इस नीति को अपनाया गया। आज ये सरकार नहीं कर सकती है। आज ये होता है मार्केट के उतार चढ़ाव से ये चीज तय होती है। इसमें सरकार ज्यादा ये कर सकती है कि अगर उसके भंडार में डॉलर है, जैसा कि अभी हो रहा है, तो वो बाजार में लगातार डॉलर वो लाएगी, जिससे बाजार में डॉलर की कमी नहीं होगी, तो रुपये की कीमत तेजी से नहीं गिरेगी। अभी रुपये को इसी ढंग से संभाल के रखा गया है। पिछले हफ्ते भारत के $8 बिलियन कम हो गए विदेशी मुद्रा भंडार में। लेकिन चीन में आज भी जो मनी जो कंट्रोल है, वो सरकार कंट्रोल करती है कि $1 कितने युआन के बराबर होगा। जब आपका इसके ऊपर कंट्रोल होता है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से मनी क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप अपने नोट को छाप सकते हैं, बशर्ते आपकी इकोनॉमी में ताकत हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी इकोनॉमी कमजोर है और आप जितना नोट छाप दें उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। क्योंकि चीन एक ऐसा देश है कि वो ट्रेड सरप्लस का कंट्री है। वो दुनिया भर में उसका जो हमारे देश से उसका सरप्लस है। पिछले साल $125 बिलियन का कारोबार हुआ, उसमें हम लोगों ने उनसे आयात किया $99 बिलियन का, और आयात किया $26 बिलियन का, और नहीं आयात किया $99 बिलियन का और $26 बिलियन का निर्यात किया, यानी तकरीबन $70 बिलियन तो हमसे वो ले गया फायदा कमाकर। इसी तरह अमेरिका से वो लगभग $200-300 बिलियन हर साल फायदे में रहता है। तो चूंकि वो ट्रेड सरप्लस का देश है, तो वो मनी क्रिएट कर सकता है। तो उसने $200 बिलियन बनाने का फैसला किया कि हम $200 बिलियन छापेंगे और ये हम प्रोवाइड करेंगे बैंकों। मनी क्रिएशन ये अमेरिका का फेडरल रिजर्व इसलिए करता है क्योंकि फेडरल डॉलर दुनिया की मुद्रा है। अब ये पूरी एक मनी क्रिएशन की इकोनॉमिक जो सिस्टम है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बहुत सी कंपनियों को उन्होंने कंट्रोल किया है, बहुत से सेक्टर को उन्होंने कोचिंग जो कि वहां पर $बिलियंस का कारोबार था,
एक कानून के साथ, एक ऑर्डर के साथ कोचिंग को उन्होंने गैर कानूनी कर दिया आज। और उससे उससे बड़ी बड़ी जो कोचिंग इंडस्ट्री की कंपनियां थी वो कोलैप्स कर दी। आज चीन की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई है। इसकी वजह उनका ये जानबूझकर अपनाई गई ये नीतियां हैं। इसी तरह उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। ये बच्चे दिन भर गेम खेलते रहते हैं। उन्होंने नियम बना दिया कि बच्चे एक हफ्ते में 4 घंटे से ज्यादा नहीं खेलेंगे। इसको आप कैसे इंश्योर करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग जो होती है उसके लिए हर बच्चे को रियल नेम अपने फादर और मदर के नेम के साथ उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जो रजिस्टर करेगा वही ऑनलाइन जाकर लॉगिन करके खेल सकता है, और वो 4 घंटे से ज्यादा लॉगिन अलाउड नहीं होगा। कोई कंपनी अगर अलाउ करेगी तो ये गैर कानूनी है। तो इस तरह की चीजें उन्होंने इधर की है। उसका पीछे मकसद यही है कि जिस दिन उनको लगा कि अब बिलियनियर हमको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने बिलियनियर को कंट्रोल करना शुरू किया है। लेकिन यह बात मैं अभी भी कह रहा हूं कि फाइनल रिजल्ट इसका क्या होगा हम लोग नहीं जानते। अंतिम नतीजा क्या होगा? हो सकता है कि जो वो कर रहे हैं उसमें वो सफल हो जाएं, हो सकता है कि बिलियनियर सफल हो जाएं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बिलियनियर क्लास जो है वो ग्लोबल बिलियनियर्स के साथ मिलकर उस सिस्टम को खत्म कर दे जैसा कि सोवियत यूनियन में हुआ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अभी जो आपने गेमिंग इंडस्ट्री के कंट्रोल की बात कही, तो अगर इस तरीके से गवर्नमेंट माइक्रो लेवल पे जा करके कंपनियों की ग्रोथ और उनकी जो स्ट्रेटेजी उसको कंट्रोल करेगी, तब तो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर इसमें हम ग्रो कैसे करेंगे? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ग्रो कैसे करेगा इसमें? ग्रो करना आपके समाज का क्या लक्ष्य है ये तो उसके मुताबिक ही तो आप ग्रो करेंगे। क्या अगर भारत के भीतर में ड्रग्स का धंधा से बहुत से लोगों का कारोबार चलता है तो क्या उसको चलने दिया जाना चाहिए? या वेश्यावृत्ति में बहुत से लोग, अगर उनका वेश्यावृत्ति उनका धंधा है और वेश्यावृत्ति से वो अपना कारोबार अपना घर परिवार चलाते हैं या उसमें बहुत से लोग मुनाफा कमाते हैं, तो क्या ये मांग की जा सकती है कि वेश्यावृत्ति को एक कानूनी इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए या ड्रग्स के कारोबार को कानूनी इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए? तो यही तो फर्क है। यही फर्क है कि आपके सोशल गोल क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या है। अगर तो सामाजिक उद्देश्य के मुताबिक मार्केट, चीन आज अपने को मार्केट सोशलिज्म कहता है। वो मार्केट सोशलिज्म में मार्केट को आजादी है, लेकिन मार्केट को इस बात की आजादी तो नहीं होगी ना कि वो किसी भी चीज का धंधा करे। गेमिंग इंडस्ट्री हमारे देश में आज एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, अभी पिछले कुछ महीनों में एक घटना कानपुर में हुई, एक बॉम्बे में हुई, जहाँ पर एक बच्चे को ऑनलाइन गेम खेलने से मना किया उनके माता पिता ने, तो उसने आत्महत्या कर ली। एक जगह मना किया तो उस बच्चे ने अपने माता को ही चाकू मार दिया। ऐसी खबरें छप रही हैं। क्या ये जो एडिक्शन है गेम खेलने का, ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अगर बुरी चीज है तो इसको कंट्रोल किया जाएगा, इसमें किसी को नुकसान होता है तो होगा। लेकिन एक समाज में जहां पर सोशल सिक्योरिटी जगह है कि आप वहां पर हेल्थ केयर का सिस्टम है, अगर आप बीमार होंगे तो आपका इलाज होगा। आपका एजुकेशन के लिए, आपके बच्चे एजुकेशन से वंचित नहीं होंगे अगर आपके पास नौकरी नहीं है तब भी। क्योंकि हम लोग, मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, 0 खर्च होता था हमारी पढ़ाई में। ऐसा था ना? ठीक है, हमारे यहाँ उतना ज्यादा नहीं था। कॉलेज में हम लोग 20 रुपया फीस देते थे जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, वो तो था। आज अभी कल भारत सरकार ने चेतावनी दी 2 दिन पहले कि जो चीन में जो मेडिकल स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं लैंग्वेज वगैरह की। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक स्टोरी छपी किसी अखबार, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में, कि आखिर भारत के बच्चे जाते ही क्यों हैं चीन और यूक्रेन जैसे देशों में। उसमें यह बताया गया कि चीन में पूरी, अगर आप जाकर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो पूरी पढ़ाई का खर्च 20 लाख है, और भारत में 1 साल का खर्च 20 लाख है अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सोशल सिक्योरिटी है तो सरकार ये जोखिम उठा सकती है कि आपको कुछ लोगों को कुछ दिनों के लिए बेरोजगार किया जाए, कुछ धंधे को खत्म किया जाए। लेकिन धंधा अपने आप में तो मकसद नहीं हो सकता है ना। मार्केट इज फॉर सोसाइटी, और या सोसाइटी मार्केट के लिए। यही तो बहस है
कैपिटलिज्म में जो पूंजीवादी सिस्टम है उसमें मार्केट सुप्रीम है। हम लोग क्या कहते हैं, लेजेज फेयर इकोनॉमी, यहाँ मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था, बाजार मुक्त है, बाजार में कोई दखल नहीं होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो बाजार वहाँ रहेगा लेकिन बाजार को सरकार नियंत्रित करेगी। भारत में भी जो जो जब हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी में थे, नेहरूवियन मॉडल में थे, अब उसको लाइसेंस परमिट राज कहा जाता है, भारत उसमें कुछ कई गड़बड़ियां थी भी, लेकिन उस समय सरकार ये तय करती थी कि किस कंपनी को क्या, कौन सी इंडस्ट्री लगाने का और उसमें कितना प्रोडक्शन करने का लाइसेंस दिया जाएगा। अब उसमें करप्शन होता था, मंत्रियों को लोग पैसा खिलाकर, वो समस्या थी। करप्शन चाइना में भी है, लेकिन शी जिनपिंग ने आने के बाद उस पर काफी कंट्रोल किया है। बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको जेल में डाला गया है, लेकिन ये किसी का दावा नहीं है कि वहाँ करप्शन खत्म हो गया है। तो लाइसेंस, लेकिन क्या भारत में या अमेरिका में जहाँ पर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है वहाँ करप्शन नहीं है? ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? या आज जिस ढंग से कुछ उद्योग घरानों को सारी सार्वजनिक संपत्ति दी जाती है, वो करप्शन है या वो बहुत स्वच्छ, बहुत ही फेयर चीज? तो ये सवाल है। तो सवाल ये है कि मार्केट जो है, मेरी समझ में तो मार्केट को माने जो मुक्त बाजार नहीं होना चाहिए, बाजार में दखल होना चाहिए, बाजार को सोशल पर्पस के हिसाब से काम करना चाहिए। किसी और साथी का कोई प्रश्न? सर एक प्रश्न, सचिन सर नमस्कार। एक प्रश्न मेरा ये है कि जिस तरह आपने बताया कि सरकार जो है वहाँ कंट्रोल करती है, पूंजीपतियों को कंट्रोल करती है, मार्केट को कंट्रोल करती है, एक आरोप और लगता रहा है और वो देखने में भी आता है कि सरकारें जो है सूचनाओं को भी कंट्रोल करती है। यानी कि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि जो सुनने में आता है, ये अक्सर सुना ही रहता है कि चाइना और क्यूबा सूचनाओं को कंट्रोल करते हैं और क्या बाहर जाना चाहिए वेस्टर्न मीडिया तक, वो उसके ऊपर जो है अच्छी खासी सेंसरशिप है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी चीज ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी जो है पूरा ऑडिट करता है इनके यहाँ से आने वाली खबरों को। और इसका एक उदाहरण ट्विटर पे है कि ट्विटर पे अगर आप जो है चाइना से रिलेटेड कोई खबर अगर आप उसको रिट्वीट करते हैं, लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो उसको कुछ करके मेरे को याद तो नहीं आ रहा, लेकिन उसको छुपा दिया जाता है, उस पूरी की पूरी उस पे घटना बैनर आ जाता है कि दिस इज उस पे बैनर आ जाता है। जी जी जी। तो ये सूचनाओं का जो सर जो आरोप लगता रहा है खासकर चाइना के ऊपर कि सूचनाएं चाइना से आती नहीं है, तो आप चाइना के बारे में कुछ भी बोल लें वो सब तो गलत ही साबित होगा क्योंकि सूचनाएं ही सेंसर्ड है। तो सर इस पर थोड़ा सा प्लीज आप बोलें। देखिए, एक चीज है कि चाइना अपने सिस्टम को डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियत कहता है, उसमें वो डिक्टेटरशिप है। वो कहता है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है, जिसको सर्वहारा वर्ग के तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है। ये तो पहली बात है। इसलिए वो उसका यह क्लेम ही नहीं है कि वहाँ पर सूचनाओं की आज़ादी है। लेकिन पिछले 40 साल में वहाँ पर विदेशी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वहाँ खुली हैं, विदेशी रिसर्चर वहाँ जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक 2020 में एक व्यापक अध्ययन की एक रिपोर्ट आई जिसमें वहाँ कितने % लोग चीन की सरकार से संतुष्ट हैं इसके बारे में डेटा आया। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का था। इसके अलावा पिछले कुछ समय में उन्होंने अपने यहाँ ऐसे मीडिया को गुंजाइश दी है जो आपको मैं एक सजेस्ट करता हूँ। आप एक वेबसाइट देखिए जो शंघाई से चलती है, वो है सिक्स्थ टोन, सिक्स्थ माने 6 और टोन TONE, सिक्स्थ टोन। मैंने वो किया, सर्च किया। चीन जैसे हमारे यहाँ 7 सुर होते हैं, तो चीन की परंपरा में जो 6 सुर, छठा सुर जो है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो sixthtone.com आप इस वेबसाइट को जाइए। इस पर डेली आपको एक न एक सेक्टर क्या बहुत ही क्रिटिकल रिपोर्ट, समाज की कमियां, समाज में जो कई बार वहाँ पर जो उत्पीड़न है या उसमें जो सप्रेशन है, इनकी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगी। आप एक बार खुद कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
आप खुद कुछ दिनों तक इस वेबसाइट को आप जाकर देखिए। तो यह बात उन्होंने ये एक तो उन्होंने इसलिए भी किया है कि सोवियत यूनियन से उन्होंने सबक लिया। सोवियत यूनियन के कोलैप्स करने की जो वजह मानी जाती है उसमें यह भी माना जाता है कि वहाँ के जो शासक थे उनको समाज में सही भावनाओं की जानकारी नहीं थी कि लोग क्या सोच रहे हैं, और उनमें एक दुराव हो गया था। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें इस ढंग से लिबरलाइज की हैं। लेकिन हाँ, यह बात ठीक है कि आप ऐसे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग या ऐसी पॉलिटिकल डिस्कोर्स की गुंजाइश नहीं है जो कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट सिस्टम को क्वेश्चन करती हो, जो कम्युनिस्ट सिस्टम को इस रूप में क्वेश्चन करती हो कि कम्युनिस्ट सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन बहसों की गुंजाइश वहाँ नहीं है। लेकिन जो सूचनाओं की बात है तो वहाँ पर BBC को उन्होंने अभी बैन किया है, लेकिन तमाम पश्चिमी अखबार के वहाँ पर रिपोर्टर हैं। वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर है, वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्टर है, गार्डियन का रिपोर्टर है। BBC के साथ तो उनका एक विवाद हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने उनका जो टीवी चैनल है CGTN उसको बैन किया, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई में उन्होंने BBC को उन्होंने बैन किया। अदरवाइज अब भारतीय मीडिया का, भारत के जो द हिंदू अखबार का अनंत कृष्णन नाम का रिपोर्टर वहाँ पर तैनात है। अब यह मानना कि ये सारे रिपोर्टर जो रिपोर्ट देते हैं ये केवल गवर्नमेंट की ब्रीफिंग की रिपोर्ट देते हैं, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। अगर आप हिंदू में अनंत कृष्णन की ही रिपोर्ट पढ़ें तो वो काफ़ी उसमें ऐसी बातें आती हैं जो आपको लगे, जो समाज के हकीकत को बताती है। अब अभी अनंत कृष्णन ने एक रिपोर्ट में लिखा कि आज वो बीजिंग की एक झील के बारे में रिपोर्ट थी कि बीजिंग की एक जो झील थी वो 20 साल इतनी पहले पॉल्यूटेड हो गई थी कि उसका पानी में नहाना डॉक्टर मना करते थे कि बीमार होने का खतरा है। उसने लिखा कि मैं अभी बहुत दिनों के बाद वहां गया तो मैंने देखा कि वो झील बिल्कुल साफ हो चुकी है और अब उसमें लोग तैर रहे हैं, उसमें स्विमिंग कर रहे हैं। अब यह बात अनंत कृष्णन ने किसी के कहने पर या किसी के दबाव में लिखी हो, ये मानने का तो कोई वजह नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सूचना का कंट्रोल पश्चिम में भी है, जैसा आपने खुद ही कहा, पश्चिम में भी है। आप आज पश्चिम में व्लादिमीर पुतिन के बारे में एक पॉजिटिव चीज आप कोई लिखकर और छापकर बता दे, जब से यह यूक्रेन वॉर हुआ है उन्होंने सारे रशियन मीडिया को बैन कर दिया या नहीं कर दिया। वहाँ कोई रशियन मीडिया आज नहीं। मीडिया तो छोड़िए, उनके एकेडमिक्स को बैन कर दिया, उनके खिलाड़ियों तक को बैन कर दिया, उनके जो कल्चरल एक्टिविस्ट हैं उनको भी बैन कर दिया। तो ये वो कंट्रोल हर जगह है। जहाँ पर कहा जाता है फ्री मीडिया है वहाँ पर पूंजीपति कंट्रोल करते हैं। आप भारत के मीडिया में आप आज मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ आप कोई रिपोर्ट आप लिखकर आप बता दीजिए जो आती हो रिपोर्ट, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बड़े अखबारों में इतनी घटनाएं हो गई, बिल्किस बानो से लेकर तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। आप उस जो एक इन्वेस्टिगेटिव उसके भीतर आज कोई रिपोर्ट आती है, इसलिए नहीं आती है क्योंकि जो मीडिया को वही पूंजीपति कंट्रोल करते हैं जिन आरोप है कि उनके हित में ये सरकार काम कर रही है। तो इसलिए एक फ्री मीडिया एक मिथ है, लेकिन फ्री मीडिया कभी होगा जब एक अच्छा समाज बनेगा। अभी फिलहाल तो कहीं है नहीं। लेकिन चीन में भी समस्याएं हैं। ये बात तो खुद ग्लोबल टाइम्स के वहाँ एडिटर जो रहे शुजिन, उन्होंने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे पूछा गया कि चीन में समस्या है, बोला यस वी हैव देयर आर प्रॉब्लम्स इन मीडिया इन चाइना। समस्या है, हमारे लिए बहुत वहाँ काम करने में दिक्कत है। ये ग्लोबल टाइम्स के फॉर्मर एडिटर ने एक इंटरव्यू में, मैंने पढ़ा था वो इंटरव्यू। और किसी साथी का कोई प्रश्न? तो कार्यक्रम को हम लोग समाप्ति की ओर ले चले। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से तो सुना, इसके लिए धन्यवाद आपका। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।